पप्पू यादव, उनका एक बयान आया। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। जिनकी खुद की पत्नी सांसद है, उनकी ऐसी सोच है। मीडिया ने उनसे सवाल पूछा। एक अनपढ़ आदमी भी ऐसा जवाब नहीं देता है। ओबीसी की राजनीति और राहुल गांधी, संक्षेप में उत्तर दें। 4 नंबर का सवाल है सर। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से दलित आउटरीच पे ही काम कर रहे थे। इनको इस बात का अंदेशा हो गया है कि सरकार से बातें कर रही है, वो कास्ट सेंसस कराएगी। राजनीतिक विश्लेषण करने आप जाएं तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन बंगाल में झाल मुढ़ी पे चर्चा कर रहे हैं। मजदूरों को, गरीबों को, किसानों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, महंगाई को, गैस सिलेंडर को, इन सब को छोड़ के आप झालमुड़ी की बात कर रही है देश की मीडिया। लोगों ने न्यूज़ देखने छोड़ दी है। 7% लोग न्यूज़ देख रहे हैं टीवी पे। जिस तरीके का आक्रामक तेवर रिप्रेजेंटेटिव वेस्ट बंगाल की जो हैं जो अपनाती हैं, वो कोई और अपनाता दिखता नहीं है। कल जब अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया, आप कान खोल कर सुन लो। इसीलिए मुझे लगता है बार बार कि बीजेपी, मोदी जी के साथ इलेक्शन स्टेट्स में क्या होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि ऐसी थी कि ये सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ है और ये कुछ भी करके जीतते हैं। इस बार इन्होंने हार में अपनी जीत ढूंढी है। 16 क्या है सरकार? The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. Answer to your problem is in the number 16. जिस दिन राहुल गांधी अपने आसपास कहीं चर्चा कर लेंगे, उस दिन मैं अपने दर्शकों को बता दूंगा कि 16 क्या है। हमारे अलावा ना कोई लिख पाएगा ना कोई बोल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक शो देखी जाए के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत करने के लिए हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी हमारे सामने बैठ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आदेश जी आपका। थैंक यू नीरज जी। यात्रा करते हैं और इस बार तो बहुत ज़रूरी यात्रा हम लोग करेंगे। इलेक्शन स्टेट्स जो हैं उसमें हम विजिट करेंगे और आपको बताएंगे कि इलेक्शन स्टेट्स में माहौल क्या है। नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं चाहता कि वो बढ़े, और इसके लिए उसने संविधान संशोधन विधेयक जो है उसको ज़मीन पर गिरा दिया। इस दावे में कितनी सच्चाई है, और क्या महिलाएं जो हैं वो मोदी जी को भर भर के वोट देने वाली हैं, या महिलाएं उसी तरह का बर्ताव करने वाली हैं मोदी जी के साथ जैसा बर्ताव महाराष्ट्र में एक वायरल वीडियो आपके सामने आ चुका होगा, एक महिला ने किया। जब इसी महिला आरक्षण कानून जो पास नहीं हो पाया उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी बीजेपी यूनिट, और एक महिला खड़ी होती है, कहती है भाई ऐसा करो, ग्राउंड में जाके करो, हमें ट्रैफिक जाम में मत फंसाओ। मोदी जी के साथ इन इलेक्शन स्टेट्स में क्या होने वाला है के अलावा बहुत सारी बातें असम से जुड़ी हुई, केरल से जुड़ी हुई, वेस्ट बंगाल से जुड़ी हुई, एंड ऑब्वियसली झाल मुढ़ी, उसका जायका कैसा होगा इलेक्टोरल, वो भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो शुरू करते हैं बातचीत। किस तरीके से बहता है वो आपको देखना और हमें भी देखना ही है, देखने के बाद बताना भी है आपको। तो आदेश जी शुरू करते हैं। कहाँ से? वुमेन रिजर्वेशन पर जब भारतीय जनता पार्टी गलत तरीके से घेरने की कोशिश करती रही अपोजिशन की, तो बहुत सारे सवाल उठे, और महिलाओं की स्थिति राजनीति में क्या है ये वाला विमर्श फिर से गरमाया गया। पप्पू यादव जो कांग्रेस के सपोर्ट से सांसद हैं, उनका एक बयान आया कि महिलाएं लगभग 90% औरतें जो हैं बिना नेताओं के बेडरूम में गए नेता नहीं बनती। क्या कहेंगे? ये उनकी सोच को दर्शाता है कि किस तरह की घटिया सोच वो रखते हैं इस देश की आदियावादी को लेके। ठीक है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को तुरंत बाहर कर देना चाहिए, या कम से कम शो कॉज नोटिस जरूर भेजना चाहिए। और ऐसे ऐसे बड़बोले नेता हर हर पार्टी में हैं। कई आप देखेंगे रोज कहीं ना कहीं से ऐसे बयान आते रहते हैं महिलाओं को अपमानित करने के। कहीं पाकिस्तान से जोड़ देंगे, कहीं खान मार्केट गैंग से जोड़ देंगे, कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि ये इनकी जो छोटी सोच है ना, ये उसका नतीजा है साफ तौर पे, और कुछ नहीं है। आपके घर में आपकी पत्नी है, आपकी बहन बेटियां हैं, क्या आप उन सबको लेके भी ऐसे सोचते हैं? नहीं ना। तो क्यों, मतलब ये बेकार की बहस है बिना बात की। जब इस देश में एक इतनी बड़ी बहस चल रही है पिछले 30 साल से, 3 दशकों से, जी। कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, उसके बावजूद आज भी एक सांसद जो लगभग 5वीं बार चुन के आया है वो ऐसा सोचता है, और जिनकी खुद की पत्नी सांसद है उनकी ऐसी सोच है। तो मुझे लगता है कि कम से कम राहुल गांधी जी को एक शो कॉज नोटिस जारी करके खड़गे साहब को ये जरूर पूछना चाहिए कि ये जो आपकी सोच है ये कहाँ का अप्लाई होती है। मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा। नहीं, वो कहते जिसने भी हैं- पूछा हो, जिसने भी पूछा हो,
एक अनपढ़ आदमी भी ऐसा जवाब नहीं देता है, ठीक बात है। और ये तो 5वीं बार के सांसद हैं। लॉ मेकर हैं आप, हाँ, थोड़ी गंभीरता, थोड़ी संजीदगी के तो साथ और अपनी वो भी बात इस रखें। टाइम पे, इतना सेंसिटिव इशू है ये। हम्म, चारों तरफ देश में इस बात को चर्चा हो रही है कि भाई क्या होगा इस बात के ऊपर। ठीक है, वो बीजेपी देना नहीं चाहती, वो अलग चीज़ है। जिस हिसाब से बीजेपी इस पूरे मसले पे आगे बढ़ रही है, मुझे तो उम्मीद नहीं है 2034 में इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये। हाँ, मतलब इंटेंशन तो क्लियरली ये दिख रहा है, दो किसी भी तरीके चीजें से डिले कर दो आप। 2 चीज़ें साफ-साफ दिख रही हैं, हम्म, जाति जनगणना और महिला आरक्षण। सिर्फ बात करनी है, देना नहीं है। अच्छा, बात भी इसलिए करनी है क्योंकि मुद्दा बन गया था विपक्ष का। अच्छा, विपक्ष का एक और मुद्दा जो है वो उठ के खड़ा हो गया है इस पूरे प्रोसेस के बाद। कौन-सा? जी, आप अपने ट्विटर पे लिख चुके हैं, हम तो बस पूछ मैं तो रहे पता नहीं हैं। क्या-क्या लिखता हूँ, याद थोड़ी रहता है। ओबीसी की राजनीति और राहुल हाँ। गांधी, संक्षेप में उत्तर दें। 4 नंबर का सवाल है सर। देखिए, राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से दलित आउटरीच पे ही काम कर रहे थे। जी, वो उन्हीं की काशीराम को लेके बात कर रहे थे, हमने बातचीत की भी थी बोध को चर्चा लेके में। बात कर रहे थे, यूपी चुनाव को टारगेट कर रहे थे, मायावती के वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि मायावती जिस हिसाब से अपने घर बैठ गई हैं और बीजेपी उनको दबा रही है, और जो 2024 के चुनाव में भी हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी उस वोटर को अपनी तरफ खींच सकती है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से इतना कंफर्ट नहीं है, और ना ही वो कंफर्ट है बीजेपी के साथ में। हम्म, तो अब ओबीसी की बात वो लंबे अरसे से करते आ रहे थे। तो जब भारत सरकार ने इस बात की घोषणा की कि वो कास्ट सेंसस कराएंगे, तो थोड़ा उसके बाद वो धीमे हो गए थे इस बात के ऊपर, और उसको छोड़ दिया गया था, रास्ता थोड़ा सा चेंज किया। चेंज किया था। लेकिन अब वापस उस रास्ते पे आ गए हैं, क्योंकि इनको इस बात का अंदेशा हो गया है कि सरकार से बातें कर रही है, वो कास्ट सेंसस कराएगी नहीं। और ओबीसी एक बड़ा तबका है, बड़ा मतलब बहुत बड़ा तबका है। मैं ये नहीं कहता कि हाँ, उसमें बीच में बहस शुरू हुई थी कांग्रेस पार्टी के भीतर की जो डोमिनेट कास्ट कास्ट है हैं ओबीसी ओबीसी की, में। आप उसकी बात मत कीजिए। जो डोमिनेट, जो लैंडलेस ओबीसी, आप उसकी बात कीजिए, और लैंडलेस ईबीसी की बात कीजिए। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बिहार में किया, लेकिन बिहार में ईबीसी नीतीश कुमार का वोट बैंक है, जी, तो वहाँ उसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब राहुल गांधी वापस जो है वो ओबीसी की राजनीति पे लौट के आए हैं। मुझे लगता है कि ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी है, और इस पे इनको रहना चाहिए। यानी जब राहुल गांधी आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो उसमें वो ट्राइबल, दलित, मुस्लिम की बात करते हैं, और जब वो कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और इस बार तो वो एक नया वो लेके आए हैं स्लोगन, हिस्सा हिस्सा चोरी नहीं होने देंगे, हिस्सा चोरी नहीं होने देंगे, कुछ शायद ऐसा हाँ। था, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उसका नया स्लोगन आया है, और उस पर उन्होंने फोकस भी किया है। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर स्ट्रैटेजी है जिस पे वापस लौट के आए हैं। तो ट्राइबल, मुस्लिम, दलित और ओबीसी, अगर आपको इसका कुछ हिस्सा भी मिल जाता है, तो आप उसमें सफल हो जाओगे। और बीजेपी ने जो यूजीसी के ज़रिए कोशिश की थी, वो मुझे लगता है वाटर टेस्टिंग थी, राइट। ठीक है? उसमें वो औंधे मुँह पड़े हैं। उनका जो अपना कोर वोट बैंक था, आज वही उनको जूते मार रहा है। कोर वोट बैंक प्रधानमंत्री को जाति याद दिलाने हाँ, लग गया था। ठीक है? और पीएम ये कह रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूँ और अति पिछड़ा हूँ संसद के अंदर। जी, तो इन सब बातों का असर है, रिperकशंस इसके दूरगामी हैं। तो स्टक करना पड़ेगा, टिका रहना पड़ेगा इस विषय के ऊपर, और इनकी बात करनी पड़ेगी। अच्छा, राजनीतिक विश्लेषण करने आप जाएं तो बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे अब ये पूरी राजनीति जिस तरीके से बदल रही है, और डे बाय डे कोई ना कोई नया चेंज जो है वो दिख जाता है। महिला आरक्षण पे इतनी सारी बात है, उसमें बहुत सारे आंकड़े हैं जिन पे बात की जा सकती है। बंगाल की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पे बात हो, लेकिन बंगाल में आपकी हमारी फ्रेटर्निटी के लोग जो हैं झाल मुढ़ी पे चर्चा कर रहे हैं, तो कैसा लगा झाल मुढ़ी का जायका टीवी स्टूडियो में? देखिए, मैं ऐसी बातों पे कुछ लिखता नहीं हूँ, और बोलता भी नहीं हूँ, आपको पता लेकिन है। राय तो हो गया देश ये। नहीं, मैं मेरी राय बताता हूँ ना आपको। मेरी राय ये है कि इस दौर में जब हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया को एनर्जी क्राइसिस के कारण लोग मजदूर पलायन कर रहे हैं, उनकी बात करनी चाहिए। जीडीपी हमारी गिर रही है, हम जो तीसरी अर्थव्यवस्था होते थे, हम 6ठे नंबर पे आ गए हैं, ठीक है? बेरोज़गारी हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, हर रोज़ प्राइवेट कंपनी से लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है, उनकी नौकरी छीनी जा रही है। तो उन तमाम क्राइसिस को छोड़ के मंडी में गेहूँ पड़ा है, सरकार ने जो वादा किया था उतनी खरीद नहीं हो रही है, ठीक है? जीएसटी में लोगों को आप लूट ही रहे हो, और अभी इन चुनाव के बाद पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, डीजल महंगा हो जाएगा। ये खौफ मत बिठवाइए मन में। गडकरी जी कह रहे हैं कि 100% इथेनॉल यूज़ करो, हम्म, ठीक है? तो इन
मजदूरों को, गरीबों को, किसानों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, महंगाई को, गैस सिलेंडर को, इन सब को छोड़ के आप झालमुड़ी की बात कर रही है इस देश की मीडिया। क्यों हम करें? भी उसका हिस्सा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सोचना चाहिए जो लोग जहाँ बैठे हैं जिन पदों पे, और ये मंथन करना चाहिए इस बात के ऊपर कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि लोगों ने न्यूज़ देखनी छोड़ दी है। अभी एक रिपोर्ट थी बिजनेस स्टैंडर्ड की, उन्होंने कहा कि 7% लोग न्यूज़ देख रहे हैं टीवी पे, 7 7% टोटल। केबल के थ्रू जो गांव में आप न्यूज़ चैनल पहले देखे जाते थे, अब नहीं देखता कोई। जब रेटिंग्स को सरकार ने बैन कर दिया ड्यूरिंग वॉर, तो एडवर्टाइजमेंट पे कोई असर ही नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, सारा जो फोकस है विज्ञापन जो कंपनी देती हैं वो शिफ्ट हो गया है डिजिटल पे, ऑल्टरनेट माध्यमों पे। तो ये चिंता का विषय है। चिंता का और विषय उसमें भी अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, आप झालमुड़ी की बात करोगे ना, तो आपका ये धंधा बैठ जाएगा। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि इसमें ऐड करना चाहूँगा मैं, मेरा सबमिशन इसे आप समझें, वो ये कि सरकारी विज्ञापन जो था ना वो कहीं से कम नहीं हुआ है, उसकी राशि बढ़ती ही जा रही है। तो पहले विज्ञापन इसलिए दिया जाता था क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, लोगों तक बात पहुंच पाएगी। मुझे लगता है अब विज्ञापन दिया ही इसलिए जा रहा है कि लोग छोड़ो कितने देख रहे हैं कितने नहीं देख रहे हैं, तुम झालमुड़ी दिखाओ। नीरज जी, सरकारी विज्ञापन से न्यूज़ चैनल नहीं चल सकते, जितना मर्जी दे लो। मैं ऐसे बहुत सारे, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कई संपादक ऐसे हैं जो इस वक्त चिंतित हैं, जिनको कोस्ट कटिंग करने के लिए कह दिया गया है। टीम नहीं भेज रहे हैं चुनाव में क्योंकि कोस्ट कटिंग करनी है। सरकारी विज्ञापन के सारे चैनल नहीं चल सकता। जो पहले प्राइवेट विज्ञापन आता था वो अब गायब है ही नहीं वो, क्योंकि प्राइवेट वालों को तो चाहिए व्यूअर। कहीं नजर ही नहीं आता वो। और सरकारी विज्ञापन भी, उसमें भी शर्तें होती हैं कि इतना हमें डिजिटल पे चाहिए। राइट, ठीक है, मतलब बड़े हाउस को भी देंगे तो डिजिटल स्पेस पे आपको इतना करना पड़ेगा। उसको बांटते हैं वो। हालांकि मुझे इतनी समझ नहीं है, मैंने कभी कोई मार्केटिंग नहीं, मैं कोई प्रोप्राइटरशिप मैंने एंजॉय नहीं करी है अभी। ठीक है, तो मैं तो मोटा मोटा बता रहा हूँ जो जितनी मुझे थोड़ी बहुत समझ है, कि झालमुड़ी छोड़ दो, अपने आप को बचा लो। ठीक है, भरोसा पैदा करो दर्शकों के अंदर, ताकि वो देखें, फिर रेटिंग आए और फिर विज्ञापन आपके पास लौट के आए। ठीक बात है। आपकी क्रेडिबिलिटी जिसको दबाने की कोशिश की गई थी, जिसको खत्म करने की कोशिश की गई थी, उसी की वजह से वो कोशिश हुई थी, क्योंकि क्रेडिबिलिटी थी। तो उस क्रेडिबिलिटी को वापस ले लो, वरना तो अब अंत ही है, लेकिन इंतहा ही है। मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ कि झालमुड़ी की जो खबरें पड़ी जा रही थी, बड़े हंस हंस के पढ़ रहे थे लोग। इतने लाख लोगों ने इंस्टा रील देखी, इतने लाख लोगों ने गूगल सर्च किया झालमुड़ी को, क्योंकि पीएम साहब ने खाई थी। वो अलग बात है कि झालमुड़ी की दुकान में 5-6 कैमरे लगे हुए थे, डब्बों के नीचे, डब्बों के पीछे, राइट, है ना। ठीक है, वो हर राजनेता को अपने हिसाब से अपना पीआर करने का एक अधिकार है, लेकिन मीडिया को उस खबर को कहाँ स्थान देना है वो एक संपादक का अधिकार है, वो उस संस्थान का अधिकार है कि हमें उसे अपनी हेडलाइन लेना है या हमें उसके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल के छोड़ देना है, ताकि हमारे भी उससे व्यूज़ आएँ और काम खत्म हो। लेकिन उसको, जो हमारे देश के स्टार एंकर्स हैं, जिन्हें देश की दुनिया जानती है, पहचानती है, उनकी इज्जत करती है, वो एंकर लिंक पढ़ रहे हैं कहाँ, प्राइम टाइम में जी। तो ये इसमें मैंने पहले भी कहा कि अभी भी समझ जाओ, नहीं तो ये जो बिजनेस है ये बैठ जाएगा, ठप हो जाएगा, और ठप हो रहा है, हर रोज ठप हो रहा है। तुम बस उसकी गति और ज्यादा बढ़ा ही रहे हो, बढ़ा रहे हो इस तरह का काम करके। अच्छा, झालमुड़ी पे प्राइम टाइम डिबेट हो जाता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ें हैं झालमुड़ी जैसी। जैसे बंगाल में झालमुड़ी है, बिहार में भुजा बहुत चलता है, पूर्वांचल में भुजा बहुत चलता है, चने का बहुत जगहों पे प्रचलन है। कई लोग ऐसे हैं आदेश जी, जो जीवन में पूरे दिन में यही चना, यही भुजा, यही झालमुड़ी खाकर रह जाते हैं, क्योंकि खाना कैसे खाएंगे उसका जुगाड़ नहीं कर पाते। ये मजदूर तबका है ना। बिहार से पलायित होकर गुजरात जाता है, सूरत जाता है, पंजाब आता है, नोएडा आता है। हम देख रहे हैं कि
सबसे ज़्यादा जो पैसा था मेरे हिसाब से 15,968 रुपए बढ़ाया गया नोएडा में। बढ़ाने के बाद ये अमाउंट है स्किल्ड लेबर के लिए। गुज़ारा हो जाएगा इसमें? पहला सवाल। इसी में ये चीज़ देखिए, जब वो लोग अपनी सैलरी को बढ़ाने की माँग करते हैं, तब उनको खदेड़ा जाता है, नहीं, उनको जेल में डाल उनके दिया जाता तार है। जोड़ जाते हैं पाकिस्तान से, राइट। कि इसमें पाकिस्तान का भी लिंक आ गया है कुछ ना कुछ। अगर एक गरीब मजदूर जिसको 10,000 12,000 रुपये आप दे रहे हो और जो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए सरकार से मांग करता है, विरोध प्रदर्शन करता है, प्रदर्शन उसको इसलिए करना पड़ता है ताकि उसकी बात सुनी जाए। जो मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रदर्शन का मतलब यही होता है कि आपकी बात दूर तक पहुँचे, मीडिया के कानों तक पहुँचे और मीडिया के माध्यम से उन जो हुक्मरान हैं उन तक पहुँचे, ताकि उसकी बात का कोई हल निकल सके। जी। ये जो मकसद होता है। तो अब जो ये सिर्फ नोएडा का विषय नहीं है, ये पूरे देश का विषय है। फ़र्क इतना है कि यहाँ क्योंकि ये एनसीआर में है और यहाँ मीडिया पास में है और यहाँ जो आग की लपटें हैं वो ज़्यादा जल्दी नज़रों पे आती हैं, दिखाई देती हैं, बाकी जगह दिखाई नहीं देती आपको। लेकिन धुआँ तो हर जगह उठ रहा है। उठ रहा है। 84 मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आप 85 करोड़ लोगों को 84 करोड़ लोगों को राशन दे के खाना खिला रहे हो, इसको अचीवमेंट मत कहो, ठीक बात ये है। आपकी विफलता है। बहुत बार कहता हूँ मैं ये जिस बात। चीज़ की शर्मिंदगी होनी चाहिए उसका हाँ, ढिंढोरा पीटा ढिंढोरा जाता है। पीट रहे हो आप उसका। न्यू इंडिया है ना सर? हाँ, ये न्यू इंडिया है, हम विश्व गुरु हैं। हालांकि जोशी जी नहीं मानते हम विश्व गुरु हैं। सूरत से मजदूर वरिष्ठतम नेता हैं बीजेपी के जोशी जी, मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी जी, उन्होंने कहा कि हम विश्व गुरु नहीं है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। संरक्षक मंडल बोलने लगा है। ये जब भी ऐसा होता है ना, ये सिम्टम्स होते हैं। जब आपको खांसी होगी, आपको बुखार होगा, पहले सिम्टम आते हैं उसके। ये वैसा ही है। ठीक बात। और जो इनको ये लग रहा है ना कि ये महिला आरक्षण की आड़ में जो इन्होंने ये करने की कोशिश की है कि महिलाएं जो है वो इनको वोट दे देंगी, ये कर देंगी। आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग पैदा हो गया, वो बेनिफिशियरी वर्ग है, जिसको आप पैसे दे रहे हो, जिसको आप राशन दे रहे हो। बिहार में आपने 10,000 दिए महिलाओं के खाते में, वो एक बड़ा तबका था और ऐसा ही अब हर राज्य में चल रहा है ये। महाराष्ट्र में आपने वो लड़की बहन योजना के तहत, लड़की बहन योजना, ठीक है, उसमें बाद में कटौती कर दी गई करीब 17-80 लाख की। तो तेलंगाना में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, हर राज्य में चल रहा है ये। आपने बेनिफिशियरी वर्ग पैदा कर दिया और उसमें आपने स्पेशल पैदा किया महिलाओं के अंदर, जैसे नीतीश जी ने किया जी। तो ये जो चल रहा है और ये जो महिला आरक्षण है, इसमें जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही थी, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें आप एक्सपोज हो गए हो। गांव-गांव तक ये बात पहुंच गई। मैं गया हुआ था, कहा कि यार ये हमें मूर्ख समझ रहे हैं। जो बिल 2003 साल पहले पास हो गया है, उसको करके अभी क्या करना चाह रहे हैं। ठीक बात है। तो ऐसे करके जब चीज़ें आप देखना शुरू करोगे ना, तो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहो, फीडबैक लेते रहो, तो आपको अंदाज़ा रहेगा। मेरी बात समझ में एक बात नहीं आई कि बीजेपी जानी जाती थी, प्रधानमंत्री मोदी की छवि ऐसी थी कि ये सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुए हैं और ये कुछ भी करके जीतते हैं, ठीक है। इस बार इन्होंने हार में अपनी जीत ढूंढी है। हाँ, तो जीतने की आदत हो गई है ना। नहीं, आदत हो गई है ना। आपको पता था आपके पास नंबर नहीं है, राइट। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते, आपके पास 2/3 बहुमत नहीं था, आपको पता था, आप फिर भी लेके आए, चर्चा कराई पूरे देश में और आप हार गए। आपको मालूम था, यानी आपने हार में जीत ढूंढी। और उसके बाद पीएम ने भाषण दिया, देश को संबोधित किया कि देखो ये जो कांग्रेसी है ना, इन्होंने होने नहीं दिया ये काम, हमने तो कर दिया था, और ये आपने कर दिया था 2023 में, आप उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हो। ठीक बात है। तो ये बात जो है गाँव में पहुंच गई है। ठीक बात। और मैं हमेशा मेरा एक ही है, जो कहते हैं ना कि मूड ऑफ द नेशन क्या है, जो गाँव में है ना, वो ही मूड ऑफ द नेशन है। अच्छा, मनोज तिवारी ने तो चीख के एक्सप्लेन भी कर दिया था सर, स्कीम बता दी थी। क्या मुझे नहीं पता आपकी नजर से गुजरी वो वीडियो कि नहीं, देखने कि का बिल पास हो जाता तब तो कोई नहीं, बिल गिर गया तो हमको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो क्यों फायदा मिलेगा, संवेदनाएं हमारे साथ आ जाएंगी। और देखो संसद में बिल गिरा, तुरंत बाहर वो प्ले कार्ड्स के साथ खड़े हुए, यानी पहले तैयारी थी तुम्हारी। और अगले दिन हर अखबार में विज्ञापन दे दिया कि कांग्रेस ने महिलाओं का आरक्षण जो है वो पारित नहीं होने दिया, अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश अखबार जिनके बारे में फिर भी कहा जाता है कि थोड़ी बहुत बची हुई है पत्रकारिता, वो भी सेम चीज लिख रहे हैं। योर 6 में कैन बी माय 9, वो वाला ना। हाँ यस, वही वाला। अच्छा, महिला आरक्षण वाली जितनी भी डिबेट है उसका रुझान महाराष्ट्र से आया। महाराष्ट्र में एक ऐसे ही प्रदर्शन चल रहा था जिसमें बीजेपी ये कह रही थी कि विपक्ष की पार्टियां नहीं चाहती हिस्सेदारी देना। ये अलग बात है कि 240 में से 31
सांसद इनके जो लोकसभा में हैं वो महिलाएं हैं। तो एक महिला उठती है और जो कैबिनेट मंत्री हैं मेरे हिसाब से गिरीश महाजन कहते हैं कि अपना ग्राउंड में जाके ये ड्रामे करो, घंटों से हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ये रुझान आप देखते हैं, कैसे देखते हैं इस तरह के गुस्से को? इसके बारे में एक ही वर्ड कहूँगा, ये चेतावनी है, समझ जाओ उसको। जैसे अगर मुरली मनोहर जोशी का इस बयान इस चेतावनी थी। देश के इस देश के आम जनता की ये चेतावनी है, इसको समझ जाओ। ज्वालामुखी जो है, ठंडा नहीं पटेगा। बस इतने कहना चाहता हूँ उसके बारे में। चलिए, अब ज़्यादा हम आपसे कहलवाएंगे भी नहीं, बस एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। और मुझे लगता है भूमिका में मुझे बता देना चाहिए था कि इस सवाल पे हम लोग बात करेंगे, हमने बताई नहीं। 16 क्या है सरकार, मूवी के अलावा? देखिए, राहुल गांधी ने ये बात संसद में कही है कि मैं आपको एक पजल देता हूँ, उसको आप सोल्व कर लेंगे तो आप सब समझ जाएंगे कि क्यों हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उनके जो कुल मिला के मतलब ये है। अब उस 16 को लेके बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। एप्स्टीन 16, DOJ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस 16, विमेन 16, एज 16 या 2016, ठीक है, 2016, ये सारे कयास हैं। अरे सारी बात समझ में, अच्छा चलिए आप सुनो पहले सुनो कंप्लीट सुनो, करिए। वो भी कहानी है इसमें। तो ये 5 चीज़ें मैंने भी ट्वीट की थी। हाँ, तो राहुल गांधी ने अभी तक ये अपने आसपास किसी से चर्चा नहीं की है। तो राहुल गांधी ने इसलिए कहा है क्योंकि ये PM को पता है कि ये 16 क्या है, और राहुल गांधी को पता है कि 16 क्या है। बेस्ट बडीज हैं ये लोग, इन लोगों को सब पता होता है। तो बेसिकली राहुल गांधी ने PM को परेशान करने के लिए इस नंबर का जिक्र किया है, और उन दोनों को पता है कि 16 क्या है। जिस दिन राहुल गांधी अपने आसपास कहीं चर्चा कर लेंगे कहीं भी, उस दिन मैं अपने दर्शकों को बता दूंगा कि 16 क्या है, अच्छा चलिए एक चीज़ और बता, डिटेल में बता दूंगा। एक चीज़ और संक्षेप में पहले मैं बता। ट्वीट भी करूंगा। वो ठीक है, हाँ। पर एक चीज़ संक्षेप में ही बता हाँ, दीजिए। बताओ। DOJ 16, एप्स्टीन 16, ये सब कुछ समझ में आता है। TDP 16, ये सब कुछ समझ में आता है। ये 2016 क्यों बोला था आपने बस? 2016 में उनका एक विजिट था किसी देश में, वो तुम गैस कर लेना बाद में। ओके, ठीक है। हम तो गैस क्या करेंगे, हम आपको बता ही देंगे, लेकिन उससे पहले आप बताइए आपको क्या समझ में आया है। और 16 को लेके राहुल गांधी ने पजल दिया हुआ है। हम तो जब बिल्कुल लेकिन सब, एक बात बताऊं मैं, हाँ और आप दर्शकों को बोल दो ये बात, हमारे अलावा ना कोई लिख पाएगा ना कोई बोल पाएगा। ठीक बात है। अब सोच रहे हैं कि दक्षिण में जाएं हम लोग पहले, आके पूर्व की तरफ जाएं, पूर्व की तरफ चलते हैं। चलिए, यहाँ पे छोड़ दिया मैंने। पश्चिम बंगाल, ममता दीदी ओ महिलाओं का बड़ा विरोधी हैं ममता जी। दीदी। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते थे नरेंद्र मोदी, ममता जी नहीं चाहते थे कि बढ़े, इसलिए उन्होंने भी मुखालिफत की, उनकी पार्टी ने। तो महिलाएं इस बार ममता जी से नाराज़ होंगी। आंकड़े नहीं बताते ये बात, आप क्या बताते हैं ये बताइए। मैं तो कई बार आपके शो में ये बात कह चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी अगर किसी ने दी है महिलाओं को जी। हिंदुस्तान की राजनीति में, विधानसभा से लेकर संसद तक, उनका नाम ममता बनर्जी है। उन्होंने 33% आरक्षण का वेट नहीं किया, जो 3 दशकों से पेंडिंग है, जो 2023 में पारित भी हो गया। लेकिन वास्तव में अगर किसी ने महिलाओं को बिना मांगे उनका हिस्सा दिया है, और डिफरेंट सेक्शन से, कोई आर्टिस्ट हैं, कोई कलाकार हैं, कोई पत्रकार हैं, ठीक है, ऐसे वो चुन के लेके आती हैं। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप चिपक नहीं पाएगा। और कई बार मैं सोच भी रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पूरी कवायद थी ये 3 दिन की, उसका मकसद सिर्फ बंगाल चुनाव ही था। यानी क्योंकि बंगाल की महिलाएं बहुत प्रोग्रेसिव हैं, और जब मोदी जी इस बात के बारे में बात करेंगे कि 33% आरक्षण हम देना चाहते हैं, लेकिन TMC ने उसका विरोध कर दिया, कांग्रेस ने उसका विरोध कर दिया, बाकी पार्टियों ने उसका विरोध कर दिया। अच्छा, अभी तो विरोध किया TMC ने क्योंकि वहाँ चुनाव है, जी। कांग्रेस ने किया है क्योंकि असम और तमिलनाडु यहाँ पे चुनाव है। अगले साल ये बात PM कहेंगे समाजवादी पार्टी को लेके उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश यादव ने तो संसद में महिलाओं का विरोध कर दिया था। पंजाब में जाके कहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने भी विरोध कर दिया था। जी। गोवा जाके कहेंगे कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, इसलिए हमारी सरकार रिपीट कर देना। मणिपुर जाके भी कहेंगे कांग्रेस ने ऐसा किया। जाएंगे मणिपुर कम से हाँ, कम ये। नहीं, इस पे मुझे शंका है। अच्छा, उत्तराखंड जाके कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना क्योंकि इन्होंने महिलाओं का विरोध किया था आरक्षण का। तो TMC पे बात नहीं चिपकती। एक बात समझ में आती है कि इस बिल का, इस संशोधन का
जो मेन टारगेट था वो था परिसीमन, पश्चिम। लेकिन महिलाओं की आड़ में जिस तरीके से बंगाल की महिलाओं को रास्ते से भटकाने की कोशिश की वो हो नहीं पाया, क्योंकि आज के इस दौर में जहाँ सिर्फ टीवी अखबार के अलावा भी माध्यम है कम्युनिकेशन के, जहाँ तक आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँचती है और सही इंफॉर्मेशन पहुँचती है, तो उस दौर में अगर आप किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे और ख़ासतौर पर महिलाओं को, और मुझे वो एक वक्तव्य याद आ रहा है प्रियंका गांधी का जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया जब ये डिबेट हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, बार बार महिलाओं को बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। मैं इस पे वक्तव्य अलग से पूरा आने वाला था। नहीं, वो जुड़ गया मेरे, हाँ। मतलब मुझे याद आ गया वो। तो इसके सिर्फ राजनीतिक मायने नहीं है, इसके सामाजिक मायने भी हैं, इसके इसके और भी बहुत दूरगामी मायने हैं। इस बात को अगर ध्यान से डिकोड करने की कोशिश करें कि कौन महिलाओं को बार बार बहकाने की कोशिश करता है और वो कौन से पुरुष होते हैं और उनको महिलाएं कैसे पहचानती हैं, तो ये मुझे लगता है कि किसी भी अवस्था में पुरुष रहा हो उसने हमेशा ऐसी कोशिश की है, चाहे वो राजनीति में रहा हो, चाहे वो कॉलेज में रहा हो, चाहे वो किसी भी अवस्था में किसी रहा भी हो। करियर हाँ, क्षेत्र कहीं में पे भी जहाँ रहा भी हो। हाँ। तो इस प्रियंका गांधी का जो स्टेटमेंट था, इसके जो मायने हैं ना, बहुत बहुत दूर तक के थे वो। बहुत दूर तक के मायने थे। एक दो मायने तो बताइए स्पष्ट तौर पे, प्रत्यक्ष जो दिखता हो। देखिए, महिलाओं की बात हो रही थी और उन्होंने इस बात का जिक्र इसलिए किया कि आप जो है महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते हो, ठीक है, आप सिर्फ उनका इस्तेमाल करना चाहते हो, और महिलाएं इस बात को समझ रही हैं, क्योंकि जो जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित होकर कानून बन गया, वो संविधान का हिस्सा है, उसको लागू नहीं करना चाहते आप। अगर आपके अंदर इतनी ही ज़्यादा मुझे लगता है कि इच्छा शक्ति है कि आप महिलाओं का भला करना चाहते हो, तो आप 543 सीटों में लागू कर दो उसको, क्या दिक्कत है? आप तो देश के मालिक हो ठीक बात है। और विपक्ष का आपको समर्थन है। जिन पार्टियों को आप कोस रहे हो पानी पी पी के उन्होंने कि कांग्रेस ने, टीएमसी ने विरोध कर दिया, और जब संबोधित किया देश को प्रधानमंत्री जी ने 58 बार नाम लिया कांग्रेस पार्टी 59 का, 59 बार, 59 बार था तो 59 बार नाम लिया कांग्रेस पार्टी का। जी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप सही मायने में इस देश की आधी आबादी का भला करना चाहते हो, तो आप तुरंत प्रभाव से, पहली बात तो आपको 2024 में ही इसको लागू कर देना चाहिए राइट। था। चलिए, नहीं हो पाया, तब तो आपके पास 303 सीट थी और आपके पास अलाइज भी थे, ठीक बात है। नहीं हो पाया, अब आप 240 पे आ गए। अब आपको समर्थन चाहिए विपक्ष का, विपक्ष आपके साथ खड़ा है। अब दीजिए ना महिलाओं राहुल को आरक्षण। गांधी का पार्लियामेंट के अंदर ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट है, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है, ममता बनर्जी का है, वो बाहर है। तो जब विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, आपकी नीयत साफ है, दे दो, अभी कर दो। ठीक बात है। लेकिन ऐसा है ना, नरेंद्र मोदी जी के पास 543 आम है और नरेंद्र मोदी यूँ कह रहे हैं कि मैं 1/3 देना चाहता हूँ महिलाओं को, लेकिन दूंगा तब जो 850 हो जाएंगे। मैं आपको सही बताऊं, हाँ। ना तो महिलाओं को आरक्षण देना है और ना कास्ट सेंसस करवाना है, सिर्फ बातें करनी है, ठीक बात है। और लोगों को मूर्ख बनाना है। लेकिन जो इन्होंने ये सोचा कि हम इस बार जो है महिलाओं को बेवकूफ़ बना के उनका वोट हथिया लेंगे, उसकी मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं लगती। अच्छा, आपने ना अभी बीच में बात की कि बंगाल में खासतौर पे प्रोग्रेसिव महिलाएं और काफ़ी दिखती हैं, वोकल महिलाएं होती हैं, और इस कारण से शायद बीजेपी को लगा हो कि बंगाल में हम इस कार्ड को यूज़ कर लेंगे इलेक्टोरली। लेकिन दिख उल्टा रहा है। बंगाल की प्रोग्रेसिव महिलाएं जो हैं, जिस तरीके से आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, मैं बात कर रहा हूँ महुआ मोइत्रा का, और केवल एक नाम मैं लेना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने वो ट्वीट किया, लेकिन आप देखेंगे जिस तरीके का आक्रामक तेवर रिप्रेजेंटेटिव वेस्ट बंगाल की जो हैं, जो अपनाती हैं, वो कोई और अपनाता दिखता नहीं है। तो वो जो तेवर है, वो योगी आदित्यनाथ को फेंटा कह के संबोधित करने वाली बात हो, फेंटा लैंड, इवन महुआ के अलावा इवन सयानी घोष जो सयानी है वो घोष, बड़ा जी। अच्छा प्रचार प्रसार कर रही हैं और बड़े अटैकिंग मोड में जिस तरीके से बोल रही हैं। और कल जब अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया कि ओ दीदी, कान और आंख खोल के हाँ, तो लास्ट स्टेटमेंट याद कीजिए 2021 का, जब मोदी जी ने ये बात कही थी दीदी कि ओ दीदी ओ दीदी, उस बात का ही बड़ा विरोध हुआ था कि आप कैसे एक चुनी हुई महिला के बारे में
जो थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर बनी हैं, आप उनके बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस बार अमित शाह के मुख से स्टेटमेंट आया कि ओ दीदी, तो मुझे लगता है कि बंगाल में ये भाषा नहीं चलती है। राइट। वहाँ वो बहुत सोफिस्टिकेटेड राज्य है। उसके बारे में एक कहावत भी है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव है बहुत, देश की राजधानी थी पहले, जी। उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हुई। तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत डिफरेंट कल्चर के लोग हैं। इसीलिए मुझे लगता है बार बार कि बीजेपी वहाँ जीत नहीं पाएगी। 2021 में जब मोदी जी की छवि बिल्कुल पीक पे थी, वो अपना सेकेंड टर्म एंजॉय कर रहे थे, हालांकि उस दौरान कोविड आ गया था और शुभेंदु अधिकारी पे इन्होंने पूरा इन्वेस्ट करके उसको बड़ा बनाने की कोशिश की ताकि ममता बनर्जी के बराबर का आदमी खड़ा हो जाए प्रदेश के अंदर। हो नहीं पाया। क्योंकि उसके अलावा भी बीजेपी की जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है वो ये लगती है कि उनके पास ममता बनर्जी का ऑल्टरनेट नहीं है। क्योंकि ये सबको पता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाके हिंदी में भाषण देते हैं या अमित शाह देते हैं, तो वो उस वोटर से जुड़ नहीं पाते क्योंकि हैं। वो बंगाली प्राइड का जो प्राइड मामला का जो है। मामला है ना, तो आप वहाँ कनेक्ट नहीं कर पाते हो, इसीलिए आप बंगाल में नहीं आ पा रहे हो और इस बार भी नहीं आ पाओगे आप। अच्छा, एक चीज हालांकि मैंने कोई सर्वे नहीं किया है, बट मेरी अपनी राजनीतिक समझ ये कहती है कि इस बार भी ममता बनर्जी ही बंगाल की चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी। अच्छा, हमें सारे राज्यों पे बात करनी है। बंगाल पे एक लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। आपने ब्लैंकेट ये बात बोला है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी नहीं जीत पाएगी बंगाल का चुनाव, लेकिन कीपिंग इन माइंड 91 लाख वोटर डिलीशन जो हुआ है वो, प्लस बंगाल क्योंकि एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, उसमें नारेबाजी नहीं चलेगी महिलाओं के बारे में। रूलिंग पार्टी ऐसी है जिसने सच में महिलाओं को हिस्सेदारी दी, भागीदारी दी, जगह दी, तो आपको सम्मान दिखाना पड़ेगा। लेकिन दीदी और दीदी वाले नारे से, ओ दीदी आंख और कान खोलकर सुन लो के नारे तक आप वो सम्मान नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन वो 91 लाख वोटर डिलीशन वाला भी मामला है, उसे देखते हुए आप कुछ देखते हैं चुनावों का परिणाम? देखिए, पिछली बार का जो वोट डिफरेंस था बिटवीन टीएमसी एंड बीजेपी, वो टीएमसी 58 लाख वोटों से इनसे जीती आगे थी, जी। बीजेपी से जीती थी जी। और बीजेपी की 77 सीट्स आई थी, हम्म। ठीक है। इस बार जो जिन लोगों के पास वोट देने का अधिकार नहीं है वो 27 लाख वोटर हैं, जी। ठीक है। उनको पता नहीं है कि उनको वोट कहाँ डालना है, यानी उनका वोट है भी या नहीं है। 34 लाख से ज्यादा शिकायतें ट्रिब्यूनल के पास गई वो हैं। गई हैं, लेकिन उसका फैसला हो नहीं पाएगा क्योंकि फर्स्ट फेज की कल वोटिंग हो जाएगी, राइट। ठीक है। तो आप 27 लाख मान के चलिए कि ये जो वोटर हैं ये कहीं ना कहीं ये किसका है, ये बीजेपी का वोटर है, ये टीएमसी का वोटर है, एक अलग विषय है। 27 लाख को जब आप हटा देंगे 91 में से, ठीक है, उसमें क्या हुआ, जो फर्स्ट फेज में जो वोट SIR के माध्यम से वोट काटी गई, उसमें ममता बनर्जी ने उस सिस्टम को समझ लिया था और उन्होंने दिमाग लगा के अपने संगठन से और अपने सरकारी तंत्र से वो इतना ज़्यादा हार्म इलेक्शन कमीशन के द्वारा बीजेपी नहीं कर पाई टीएमसी का। तो क्योंकि बिहार की, महाराष्ट्र की, हरियाणा की, इन राज्यों की गलतियों से सीख के ममता बनर्जी ने उसको ठीक कर लिया पहले। अच्छा, इसका भी असर पड़ेगा क्या? क्योंकि जिन राज्यों का आपने नाम लिया, चाहे वो बिहार हो चाहे हरियाणा हो, डबल इंजन की सरकार थी वहाँ पे, इन लोगों के फ्रेज में कहें तो। वहाँ तंत्र जो है वो ममता जी का ममता है। जी तंत्र है। आप देखो, जैसे ईडी ने वहाँ पे रेड करने की कोशिश की, अधिकारियों को परेशान करने की कोशिश की, रात को सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ा, ठीक है। तो बेसिकली तंत्र आपके हाथ में होने का फायदा होता है और उसका फायदा ममता बनर्जी को हुआ है। तो 27 लाख वोट वो जो वोट नहीं दे पाएंगे और बाकी जो वोट काटे गए हैं उसके बावजूद भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी हारेंगी नहीं। चलिए, एक स्टेट इसमें रेड लगा लीजिए बीजेपी के लिए, ग्रीन लगा लीजिए टीएमसी के लिए। दूसरे स्टेट पे मूव करते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा हैं जी, बहुत चर्चाओं में रहे, अभी भी हैं। अभी भी हैं। अच्छा, आपने तो कहा था और सारे खुलासे होने वाले, हुए नहीं, मैंने कहा आदेश जी बोल होंगे, के गए थे। अभी होंगे। क्या अपडेट है उसमें अपडेट ये है कि क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे आ चुके हैं, जो नए खुलासे हैं और भाजपा से ही आए हैं और किसी का इंटरेस्ट कोई है नहीं। मैंने ये सोचा था कि ये लड़ाई सिर्फ वोटिंग तक की है, लेकिन ये उसके आगे जा रही है। ये जा रही है 4 मई तक, यानी रिजल्ट जो आएगा उसके बाद जो सीटें किसकी कितनी आती हैं वो लगभग सबको पता है, कांग्रेस को भी पता है, भाजपा को भी पता है। तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल इस बात का है और वहाँ सिर्फ एक ही सवाल है असम में कि हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। बीजेपी आ रही है, ये फिक्स है? बीजेपी आ रही है, लगभग तय है। असम में असम में सीटों की संख्या कम होगी तभी तो हेमंता को हटा पाएंगे।
नहीं जरूरी थोड़ी है। अच्छा। देखिए बीजेपी में ये सब नहीं होता। हम्म, 2019 में जब दूसरे दौर की सरकार लेके आए मनोहर लाल खट्टर, तो उनको 24 से पहले हटा दिया। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार लेके आए, उनको हटा दिया। तो ये भाजपा में अप्लाई नहीं होता है कि क्या होगा। तो ये जो जितनी भी चीज़ें आई, पासपोर्ट की आई, या वो 52,000 करोड़ की बात आई, या वो गोल्डन वीज़ा की बात आई, ठीक है, ये सब आई। और उसके अलावा और जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं कांग्रेस पार्टी के पास में, जो भी कंसर्न लोग हैं उन लोगों के पास में, वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है हेमंता के लिए। ओके। और जिस दिन वो सामने आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही थोड़ी राहत मिल जाएगी कोर्ट से, गुवाहाटी हाई कोर्ट से पवन खेड़ा या को। पवन खेड़ा को, या जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से, तो मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें कुछ आगे डेवलपमेंट होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 मई से पहले या उसके बाद, शपथ से पहले, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि एक हमला ज़रूर होगा हेमंता बिस्वा के ऊपर। ठीक। असम के रिजल्ट पे जब बात कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ और समझाइए। आपने जैसे कहा कि जो इन्फॉर्मेशन आई पवन खेड़ा के पास, जिसका उन्होंने प्रेस कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास, पवन खेड़ा क्योंकि कम्युनिकेशन को हेड तो करते इसलिए हैं, उन्होंने उसको प्रेजेंट इसलिए किया। वो जो भी व्यक्ति वहाँ पे होगा वो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, वो ठीक। पार्टी का काम है। तो खबरें जो हैं, इन्फॉर्मेशन जो है आई तो बीजेपी के पास से थी। मतलब बीजेपी में एक सेक्शन ऐसा है जो हिमंता के खिलाफ है, और आप अपर असम की बात कर रहे थे, पिछली चर्चा में भी हम लोगों ने ये बात की थी। तो जब एक सेक्शन पार्टी का अपने नेता के खिलाफ होता है, तो वो कोशिश तो ये भी करेगा कि चुनाव ना जीत पाए। तो क्या इसका फायदा किसी तरीके का कांग्रेस को नहीं मिल रहा है? उसका बड़ी वजह ये है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जिस हिसाब से डिलिमिटेशन किया वहाँ पे, जो 22-23 सीटों के ऊपर, और जिस हिसाब से उनको बांटा गया है, एक तो उसकी बड़ी वजह वो है। दूसरा ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, वो उसका जो मेजर चंक था वो उन्होंने भाजपा में शामिल कर लिया। तो कांग्रेस पार्टी के भी तो लीडरशिप क्राइसिस हो गया है। ओके। ठीक है। चौथा क्या है कि पूरा असम उन्होंने कैप्चर कर रखा है, और उसमें सिर्फ पूरे असम का जब मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं है, उसमें बीजेपी भी है। यानी जो एक्चुअल बीजेपी थी, जो कोर बीजेपी थी, कि आपने उसको साइडलाइन करके और अपनी बीजेपी बनाने की एक कोशिश, पैरेलल बीजेपी आपने पैरेलल खड़ी। बीजेपी जो हेमंता की बीजेपी है। हम्म, वो आरएसएस की बीजेपी नहीं है, हम्म। वो मोदी की बीजेपी नहीं है, हेमंता, वो हेमंता बिस्वा शर्मा की बीजेपी है। बताइए, कांग्रेस से आयातित एक नेता अपनी ठीक है। बीजेपी तो खड़ी कर ये पा रहा है। इस बात को लेके संघ के भीतर और पार्टी में एक तबके के भीतर बहुत विरोध है। लेकिन आप एक ये भी बता रहे थे ना सर कि नंबर 1 या नंबर 2, नंबर 1 के ज्यादा करीबी, नंबर 2 के ज्यादा करीबी हैं अमित शाह के हेमंता। बहुत करीबी है हेमंता बिस्वा शर्मा। देखो, एक बात कही जाती है कि नंबर 1 और नंबर 2 में कोई झगड़ा नहीं है, हम्म, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन हम्म, नंबर 1 और नंबर 2 के लोग जब आपस में लड़ते हैं तो वो साफ साफ दिखता है। उदाहरण दे देता हूँ आपको, जो आपको इसके बाद आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हिरेन जोशी किसके आदमी थे? नंबर 1 के। राइट। उनको लेके जो भी चीज़ें खुलासे हुए, जो पार्टी के अंदर जो भी चीज़ें हुई, पीएमओ के अंदर जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद उनको साइडलाइन कर दिया गया। किसने किया? नंबर 2 के लोगों ने। नंबर 2। अब आ जाओ हेमंत बिस्वा शर्मा पे, किसके आदमी हैं? नंबर 2 के। उनके खिलाफ जहाँ भी जो कुछ भी हो रहा है उसमें किसके लोग इन्वॉल्व हैं? नंबर 1 के हैं। गैस कर सकते हैं आप लोग। अब आप आ जाओ, नहीं, क्योंकि आपने बताया नहीं ना इन्वॉल्व कौन है, इसलिए कैसे कर सकते हाँ, हैं। अब आप आ जाओ, याद कीजिए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विजय रूपानी जी को। रूपानी जी बड़े क्लोज थे अमित शाह जी के, जी। ठीक है। उनको किसने हटाया? नंबर 1 के लोगों ने। और किसको बनाया? भूपेंद्र पटेल को। वो किसके नज़दीकी हैं? आनंदीबेन के। ठीक है। ठीक है। नंबर 1 से लिंक जोड़ रहा है। एक और व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें थोड़ी सी वो हो जाएगी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो होने दीजिए, क्या नहीं, बात जेंडर को लेकर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। वो नहीं, किसी का अपमान नहीं करना चाहते हम। है। नहीं, अगर वो है तो नहीं, छोड़ मैं उसमें बड़ा सम्मान करता हूँ सबका। वो बहुत क्लोज हैं। उनको कौन निपटा रहा है? नंबर 2। ओके। आपने वो घर बैठा दिया। अब जिसका नाम लिया नहीं गया है, वो हार्ड वर्क आपको करनी पड़ेगी, होमवर्क भी। कमेंट करते रहिएगा, मैं पूछ लूंगा और back of the उस studio। नेता ने
विपक्षी पार्टी के एक बड़े नेता को हराया था, लीजिए, क्योंकि उसके बावजूद आपने घर बैठा दिया उनको। हम्म, अरे दूसरी पार्टियों से बुला बुला के लोगों को राज्यसभा भेज रहे हो और तुम्हारा अपना नेता हार गया है, तुम्हें उसकी कदर नहीं है। तो ये बात सही है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन दोनों के लोग हमेशा तलवार लेके आमने सामने रहते हैं हम्म, और छोटे मोटे मारपीट नहीं होती है, युद्ध होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड पूरा ऑर्गेनाइज्ड, मामला चल ठीक रहा है। होता है। तो वो बात सही है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम्म, मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिए ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि जो हम बात कह रहे हैं उसमें तथ्य है या नहीं है। चलिए, जो दो नाम इन्होंने नहीं बताया है वो पजल बड़ा आसान कर दिया है अब तो, लेकिन फिर भी वो आसान पजल आप समझ पाए कि नहीं, कमेंट में हमको बता दीजिएगा। हम चलते हैं तीसरे राज्य की तरफ। कहाँ चलें? दक्षिण में ही जाना है तो केसी वेणुगोपाल की बात कर लेते हैं। केरला के कौन जीत रहा है पहले तो ये बताइए। कांग्रेस पार्टी जीत रही केरल में। और 100% पिनराई मेरा विजयन मेरा खत्म। मानना है कि 82 to 85 सीट्स कांग्रेस पार्टी लेके आ रही है। क्या गलती हो गई पिनराई विजयन से, क्यों नहीं है उनके पास? देखिए ये तो लास्ट टाइम ही, क्योंकि जब रिपीट हुए थे कांग्रेस पार्टी की अपनी गलतियों के कारण हुए थे, नहीं तो वहाँ 5-5 साल का कार्यकाल हमेशा यूडीएफ और एलडीएफ के बीच आता था। जी। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने इसके ऊपर काम किया और कांग्रेस ने एक बेहतर काम ये किया कि वेणुगोपाल को चुनाव लड़ने नहीं भेजा। उससे क्या होता फूट नहीं कि पड़ी। इंटरनल फाइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती और ये क्लियरिटी आ जाती कि नहीं, वेणुगोपाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उससे क्या होता, एक बार फिर तीसरी बार जो है वहाँ पे एलडीएफ आ जाती और कांग्रेस पार्टी फिर हार जाती। एक तो काम ये अच्छा किया। दूसरा, सरकार वहाँ बन रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। जिस तरीके से असम में भी सरकार बीजेपी की आ रही है, वहाँ कोई शंका नहीं है। वहाँ शंका इस बात की है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ऐसे ही असम में, केरला में, केरला में अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब राज्य के लिहाज से वहाँ दो बड़े नेता हैं। एक है नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन, दूसरे हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व सांसद, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, पार्टी के महासचिव, एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे रमेश चन्नीथला, वो भी बड़े नेता हैं वहाँ के। और तीसरे हैं दिल्ली की पसंद, राहुल गांधी की पसंद, वेणुगोपाल। मैंने आपके लास्ट शो में भी कहा था कि राहुल गांधी आमतौर पे किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, परिस्थितियाँ वैसी बन जाए तो अलग बात है। उनका अपना स्टाइल है, वो अपने हाथ झाड़ते हैं, जेब में डालते हैं, निकल लेते हैं। कहते हैं पर्यवेक्षक को भेज दो, ऑब्जर्वर जाएंगे, उनका जो डिसीजन विधायकों से बात करेंगे, जो विधायक कहेंगे उस हिसाब से हम फैसला कर लेंगे। राहुल गांधी ना आपको घर के बाहर से अंदर लेके नहीं आते हैं। अगर आप दहलीज पे खड़े होगे ना तो आपको धक्का मार सकते हैं हल्का सा। ओके, ठीक है, ये बेहतर तरीका है समझाने का। तो अगर जो ऑब्जर्वर जाएंगे वहां अगर सीक्रेट वोटिंग होगी तो वेणुगोपाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मतलब स्टेट के अंदर उनकी ऐसी पकड़ नहीं है लोगों नहीं के नहीं, मैंने बीच। क्या कहा पहले ध्यान से सुनो। मैंने ये कहा कि अगर ऑब्जर्वर जाएंगे, जो कि जाएंगे, और वहां अगर ये कहा गया कि विधायकों को कि आप सीक्रेट वोटिंग कीजिए कि आप किसको सीएम चाहते हैं, तो वेणुगोपाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हाँ, तो मतलब यही हो ना कि लॉयलिस्ट नहीं है वहाँ पे हाँ, केसी वेणुगोपाल लेकिन के। अगर ये कहा कि आप ओपन वोटिंग कीजिए तो मैं कह नहीं सकता। हाँ, तो सीक्रेट में नहीं होगा, ओपन में हो जाएगा, क्यों? डर होगा किसी तरह का कि राहुल गांधी के डर भी हो loyalist हैं इस सकता कारण से? है। देखिए दिल्ली से सेंट्रल लीडरशिप सब घबराते हैं और वो कितने क्लोज हैं कितने नहीं है, लेकिन परसेप्शन तो है ना। राइट, राजनीति का खेल सारा परसेप्शन का है, धारणा भी चलती है, अनडाउटेडली। ठीक है। तो उनका ये मैसेज तो है ही है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है ऐसा नीरज जी, और मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, मुझे वेणुगोपाल के मुख्यमंत्री बनने का आसार कम लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुंडली कमजोर लग रही है आपको उनकी? कुंडली नहीं, मतलब ये मेरी इंट्यूशन कह रही है। मैं इसको पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं कहूँगा, ये मेरी इंट्यूशन कह रही है। अच्छा, आप लंबे क्या होता समय है, वेणुगोपाल ना बहुत लोगों के वकील रहे हैं, उन्होंने उनके केस लड़े हैं, उनको डिफरेंट पदों पे बैठाया है। वेणुगोपाल के खुद के पास कोई वकील नहीं है जो उनका केस लड़ सके सुप्रीम कोर्ट में, सीजीआई के सामने, कि इनको मुख्यमंत्री बनाओ। कई बार ना नाई अपने बाल नहीं काट सकता। अच्छा, दूसरी बात ये भी ना, बहुत ज्यादा क्लोज जो व्यक्ति है उसको कई बार कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, वो बहुत ज्यादा नेगोशिएट भी नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी ने हमेशा अपने नजदीकी व्यक्तियों की कुर्बानी ली है। एग्जैक्टली ठीक बात है। मुझे कोई याद नहीं आता कुछ भी ऐसा जब वो 2017 में पहली बार कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे
उसके बाद 18 में सरकार बनी 3 राज्यों में, मध्य जी। प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। तब अहमद पटेल जिंदा थे और उनके सामने विकल्प था कि वो, क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट हो गए थे, तो कि सिंधिया को और पायलट को मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। नहीं बनाया। तो जो राहुल गांधी की नेचर है, जो उनकी फितरत है, अगर मैं उसको डिकोड करने की कोशिश करूं तो मुझे वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनते हुए नजर नहीं आते। चलिए, मतलब केरला में कांग्रेस के लिए ग्रीन सिग्नल, केसी वेणुगोपाल के लिए रेड। असम में बीजेपी के लिए ग्रीन सिग्नल, हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए रेड रेड। सिग्नल। यहाँ तक बात हुई 3 राज्यों की। अब चलते हैं दक्षिण के एक अन्य राज्य में, तमिलनाडु। ये जो डिलिमिटेशन वाला पूरा प्रोसेस हुआ आदेश जी, खास तौर पे तमिलनाडु में बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ। स्टालिन ने बिल की कॉपी भी फाड़ी, उसके बाद वो काला कपड़ा पहन के उसका विरोध भी हुआ, सब तमाम लोगों ने काले कपड़े में, और पूरा एक ब्लैक शर्ट इवन मूवमेंट। पार्लियामेंट में। हाँ, पार्लियामेंट में ब्लैक शर्ट मूवमेंट की पूरी हिस्ट्री रही है, पेरियार की धरती रही है तमिलनाडु। इलेक्टोरली क्या डिक्लेयर करती हुई दिख रही है अभी आपको? ये देखिए, डिलिमिटेशन का जो अभी जो प्रारूप है, जिस हिसाब से ये करना चाहते हैं उसको, कि जो एग्जिस्टिंग सीटें हैं उसका 50%, उस हिसाब से दक्षिण के राज्यों को भारी नुकसान होगा। उसमें बड़ा राज्य तमिलनाडु है, बीजेपी के वहाँ फुटप्रिंट्स नहीं है, ये सबको पता है इस बात के बारे में। और जयललिता जी के निधन के बाद वहाँ एक और स्टार जो है विजय, वहाँ पे कल्चर रहा है स्टार्स का, जी, वहाँ के राजनीति लोग में वहाँ आने के का। लोग उनको पूजते हैं। जी। तो टीवी के एमर्ज हुई है उस टेम्पलेट के बाद से लेके, और दिल्ली में सीबीआई की पूछताछ तक, ठीक है। और जिस हिसाब से विजय ने भी जो टिकटें बांटी हैं, वो उसमें ज़्यादा क्रिश्चियंस को टिकट दी है, दलित्स को टिकट दी है, यानी वो भी एक वोट को टारगेट करके चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बड़ा तबका चाहता था कि टीवी के साथ अलायंस हो जाए, विजय के साथ। विजय के साथ में बड़ा तबका चाहता था। इवन मानिक टैगोर, ज्योति मनी और भी बहुत सारे लोग चाहते थे कि डीएम के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन खड़गे साहब जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं और वहाँ के जो तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो खड़गे साहब के बहुत नज़दीकी हैं, और वो उतनी नज़दीकी हैं स्टालिन साहब के। ठीक है, तो उन्होंने इंश्योर किया। और आपको याद होगा कि अलायंस से पहले एक मीटिंग हुई थी 10 जनपद के ऊपर, जहाँ खड़गे साहब, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वेणुगोपाल, ये सब बैठे जी। तो खड़गे साहब वहाँ चल के इसलिए आए थे कि सोनिया जी मीटिंग में रहेंगी तो ये मैं इंश्योर कर लूँगा कि ये अलायंस हो जाए। ओके। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये है। राहुल गांधी चाहते थे कि उन्हें करीब करीब उनकी सीटें बढ़ाई जाएं, बोर्ड्स कॉरपोरेशन में उनको हिस्सा मिले, मिनिस्ट्री मिले। आप खाली सिर्फ विधायक बन जाएं वो उतना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ और खड़गे साहब ने वो अलायंस करवा दिया, और राहुल गांधी इस अलायंस के पक्ष में नहीं है, आज भी नहीं है। अच्छा, लेकिन स्टालिन जो हैं उन पहले लोगों में से एक हैं जिन्होंने राहुल गांधी को पीएम के तौर पे एंडोर्स किया हुआ है, तो फिर ये लेकिन क्या होता है ना, आप एक मेजर स्टेक खा रहे हो ना कांग्रेस पार्टी का। ठीक, ठीक है, मतलब वो एक स्पेस है एक जहाँ पे वो ग्रो कर सकती हैं, वो एक space आइडियोलॉजिकल मामला है कि आप कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, और डीएमके का जो प्रारूप है, जैसी वो पार्टी है, जो वो पेरियर की जो विचारधारा को लेकर चलती है, वो भाजपा को सूट ही नहीं करती। दे कैन नॉट बी नेचुरल अलाय, राइट। तो वो तो उनकी मजबूरी है। तो आइडियोलॉजिकली लेकिन- नेचुरल कॉम्प्लीमेंट्री फिगर हैं हाँ, एक दूसरे के, हाँ। राहुल और स्टालिन। राहुल गांधी भी तो उनको उसी तरीके से वहाँ पे इज्जत मान सम्मान देते हैं, तमिलनाडु जाके घर जाते हैं, उनके कार्यक्रम्स में गए हैं, ज्वाइंट रैलीज हुई हैं, और जो उनके फादर थे स्टालिन साहब के, करुणानिधि, उनके भी कई सारे कार्यक्रमों में गए हैं वो तो एक क्या है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, विचारधारा सेम है, लेकिन किस आपका जो स्टेक होता है मैटर करता है ना। ठीक बात है। जैसे आरजेडी ने बिहार में जिस तरीके से ट्रीट किया कांग्रेस पार्टी को, वो अलग बात है कि उसमें कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे जो बात कर रहे थे उनकी भी गलती थी, वो अलग बात है, लेकिन ट्रीट तो अच्छे से नहीं किया ना। अच्छा, फिर वो वाली बात है कि आपका पॉलिटिकल स्पेस कोई और खा रहा है, आपको उसको क्लेम करना होता है। तो अब डीएमके ने भी ऐसे ही कर दिया। तो अब राहुल गांधी जिस हिसाब से काशीराम की और उन सब की बात कर रहे हैं, एक दलित आउटरीच की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते कि आने वाले अगले साल यूपी के चुनाव में अखिलेश यादव भी उनको वैसे ही ट्रीट करे। यानी जब वो चेयर पे बैठे तो कुछ रख के बैठे कि ये हमारे पास है, इसके बाद बताओ क्या क्या बात करोगे। जब आपकी थाली में कुछ होगा ही नहीं तो आप किसको क्या खिला दोगे। तो ये अलायंस को लेके एक अलग स्ट्रैटेजी चल रही है कांग्रेस के अंदर, खासतौर पर राहुल गांधी के आसपास।
ठीक। तो डीएमके को बेसिकली खड़गे साहब ने अलायंस कराया, हम्म, राहुल गांधी पक्ष में नहीं थे और आज भी पक्ष में नहीं है। और मुझे लगता है रिजल्ट कुछ भी हो, 2029 के लोकसभा चुनाव में कुछ चीज़ें बदलेंगी। हो सकता है कि टीवीके के साथ जाए। अच्छा, तो रिजल्ट क्या आने वाला है अब ये भी बताइए, रिजल्ट मुझे लगता है कि डीएमके और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। रिपीट करेंगे। मतलब यहाँ पर भी बीजेपी के लिए रेड सिग्नल है। हाँ, रेड सिग्नल है। 3.5 राज्य मान के चलते हैं बीजेपी के लिए रेड सिग्नल। फिर तो भाई एक राज्य में आप मुख्यमंत्री चेंज कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री पर आरोप बहुत सारे लग रहे हैं, वेस्ट बंगाल, केरला नहीं, और हमने अभी ये नहीं कहा कि चेंज कर रहे हैं, बस वहाँ सवाल सिर्फ एक ही है हम्म, कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्योंकि जब संघ जब इंटरवीन करता है ना, और अगर मेरा अंदाज़ा सही है कि उसको नंबर 1 की टीम ही जो है वो धकेल रही है, ठीक है, तो फिर बनना मुश्किल हो जाएगा। हम्म। तो फिलहाल के लिए 3 रेड हैं और बीजेपी के और लिए, एक बात बता एक दूं, ग्रीन है। मैंने हाँ, आपके लाशों में एक बात कही थी, रिपीट करना बहुत ज़रूरी है वो जी। चीज़। ये जो 52,000 करोड़ का अमाउंट है ना, इसने सबको सरप्राइज किया। बीजेपी के सेंट्रलाइज सिस्टम में ऐसा नहीं होता। तूने कैसे इकट्ठा कर लिया भाई, हम नहीं कर क्या पाए। क्या हेमंता ने एक बार भी ये कहा या उनकी पत्नी ने ये कहा कि ये मेरा इंडियन पासपोर्ट है, ये देख लो? कहा एक बार भी? क्यों नहीं कहा? आपने ये कहा कि मैं पेल दूंगा, रेल दूंगा, ठीक है, पेड़ा बना दूंगा, खेड़ा बना दूंगा, सब कहा आपने। पुलिस भेज दूंगा, निपटा दूंगा, कोशिश भी किया आपने करने की। कोशिश भी की, पुलिस भी भेज, सब कुछ किया। क्यों नहीं आप एक बार भी अपनी पत्नी का पासपोर्ट लेके सामने आके ये कह दिया कि ये मेरी पत्नी का पासपोर्ट है और ये भारतीय पासपोर्ट है? खत्म हो जाती बात। सरकार कहती थी आपकी है, केंद्र अरे में वो थी। खुद ही कह देते वो हैं। खुद ही कह देते, ठीक बात है, क्या प्रॉब्लम थी? ठीक बात है। पहले तो आप अपने परिवार के लोगों को डालोगे बिजनेस में, कोई उनसे सवाल पूछ ले तो आप उनको जेल में भेजने की बात करोगे। अरे भाई, लोकतंत्र है यहाँ, सवाल पूछ सकता है कोई भी व्यक्ति। ठीक बात है। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, हाँ। कुर्सी आपकी है, जवाब आपको देना पड़ेगा। अब वो क्या कह रहे थे, कोई भी मुख्यमंत्री 20 साल में भी 52,000 करोड़ रुपए नहीं कमा सकता। सर कितने कमा सकता है? 5,000, 10,000, 15,000 बता दो। जो राशि है वो पहली तो बात बताओ। तो ये कि क्या मुख्यमंत्री पैसे कमाने के लिए पैदा बनाया जाता है? हम्म, मुख्यमंत्री राज्य के लोगों की सेवा करने के लिए होता है। और आप कह रहे हो कि इतना पैसा हमको कोई नहीं कमा सकता। हम्म। स्टेटमेंट देखो आप, और फिर क्या मैं पेल दूंगा, मैं रेल दूंगा। अरे आरोपों पे जवाब नहीं दिया आपने, एक भी ठीक बात है। एक भी जवाब आपने उस पर नहीं दिया। हम्म। मतलब आरोपों को छोड़ के आपने बाकी सब कुछ कर दिया। पूरा नैरेटिव सेटिंग का जो मामला था उसमें हम्म। आप लगे रहे। आरोप जो हैं, सवाल जो पूछे गए, सीधा सीधा उसका जवाब जवाब नहीं दिया दीजिए। कुछ भी। और कह रहे हैं कि नहीं, इतना पैसा तो पॉसिबल नहीं है। सर कितना पॉसिबल है? वही बता दो। बता दो। और चोर की दाढ़ी- अगर कोई पूछे ऊपर वालों से, क्या बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को पैसा कमाने का टारगेट देती है? ठीक बात है, सवाल तो पैदा होता ही है। हैं? अच्छा, ये जो बयान है, मुख्यमंत्री जनता की सेवा के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा, मोदी जी खुद भी प्रधान सेवक वर्ड हाँ? तो लेके आए थे। वो तो खुद ही कहते हैं कि मैं 140 करोड़ लोगों के लिए जवाबदेह है मेरी, मैं सवालों से ऊपर नहीं हूँ। निशिकांत दुबे भले ही कहते रहे। अच्छा, अलग बात है, मोदी जी भी कहते ही रहे, सवालों से ऊपर अगर नहीं होते और नहीं मानते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। चलो वो तो उनका प्रेरोगेटिव है, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जब बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के काम चल रहा हो, तो क्यों ही जबरदस्ती। जब 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 झालमुड़ी पे बुलेटिन हो रहे हो, नेशनल मीडिया ये बता रही हो कि झालमुड़ी का क्या योगदान है, तो फिर क्या जरूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? अच्छा, मुझे लगता है ना सर कि अखिलेश यादव को तल्लीनता से और गंभीरता से नरेंद्र मोदी जी ने सुनाया। और आपकी बात ये सुन के और ज्यादा याद आ रहा है। ये क्या? कौन सी बात? बताओ। हम पई लकड़ी नहीं उठाते। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली देखिए, अखिलेश यादव का बयान है इसलिए मैंने जोड़ दिया। इस मामले में मैं सराहना करना चाहता हूँ, मतलब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। वो पई लकड़ी उठाते हैं। भाई साहब, कोई सवाल पूछ लो, और कोई किसी प्रेस का हो, और कुछ पूछ लो, ठीक बात है, उनको खुद- जवाब देता है बंदा, दम है उसमें। चाहे एक ही जवाब ना 10 सवाल- सेकंड में बदल जाए। हाँ, ना सवाल से भागता है, ना डरता है। तुम फॉक्स के हो, तुम CNN के हो, तुम न्यूयॉर्क टाइम्स के हो, तुम वॉशिंगटन पोस्ट के हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे बोलना बोलूंगा, तुम पूछो, आने दे। और एक भी सवाल स्क्रिप्टेड नहीं होता है ना। असल में हमारे शो के नाम से वो सीखा हुआ आदमी है। अरे तो पूछ देखी जाएगी। नहीं, मैं बाकी में उस आदमी को एडमायर करता हूँ। नहीं, ये तो है भी बात हाँ, एडमायर करने कि वाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो अपने प्लेन में पत्रकारों से बात कर रहा हो, या किसी दूसरी कंट्री में हो,
कोई कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है ना। वो देखता है कि तुम किस ऑर्गेनाइजेशन से हो, तुमने मेरे खिलाफ क्या छापा था, तुमने मेरे खिलाफ क्या बोल दिया था, तुमने मेरे खिलाफ क्या ट्वीट कर दिया था, कुछ नहीं। पूछो, खुला खेल है। ये होता है नेता। ठीक बात है। भाई अगर आप में दम है ना तो ये होता है नेता। बस कद तो एसी से पता पड़ा, तू हाँ। क्या ही पूछ लेगा भाई, पूछ। पूछना तुझे तो पूछना हाँ, है। ठीक बात है। एक भी नेता ऐसा नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो ट्रम्प की तरह जवाब देता हो। देखो उस आदमी में 50 खामियां और हैं। पर जो एक अच्छा है वो तो है। जो उसने पूरे वर्ल्ड की बैंड बजा रखी है, ठीक है। एनर्जी क्राइसिस हो रखा है वर्ल्ड वाइड, कहीं शांति नहीं है, कहीं भी हमला कर देता है, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन मीडिया के लिहाज से, कम्युनिकेशन के लिहाज से उससे बेटर आदमी नहीं है कोई। फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिहाज से जो प्लेटफॉर्म बचा है उस पर हम लिखेंगे भी, बोलेंगे, और बाकी प्लेटफॉर्म भी आ ही जाएंगे। आप लोग सपोर्ट करते रहिए और लिखेंगे, बोलेंगे पूरी दमदारी से, पूरा खोल के बताएंगे 16 है क्या, बस आ जाए सामने, है ना। तब तक आप भी गेस करिए और गेस करके हमको बताइए कमेंट बॉक्स में। पप्पू यादव के बयान पे आपकी राय जो है वो भी बताएं। चारों राज्यों के बारे में आप जो सोच रहे हैं चुनाव परिणाम हो सकते हैं वो भी बताइए, क्योंकि परिणाम आने में तो 4 तारीख है। 2 चर्चाएं हम उस बीच में कर चुके होंगे, आपके सवाल आ जाएंगे तो उनको शामिल भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी चर्चा करने थैंक यू के लिए। शुक्रिया।